सितंबर 2025 में रूस ने गर्व से नए बैच के Su-30 और 4 लड़ाकू बमवर्षक विमानों को उत्पादन लाइन से बाहर आते हुए प्रदर्शित किया। बिल्कुल नए, पूरी तरह से चालू, लड़ाई के लिए तैयार। यह मॉस्को के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए थी, है ना? आखिरकार रूस अभी भी उन्नत विमान बना रहा है, जबकि वह 1945 के बाद से यूरोप में सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। लेकिन कुछ बहुत अजीब हो रहा है। जब ये कैमरे इस डिलीवरी को रिकॉर्ड कर रहे थे, उस समय दूसरी तरफ कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे रूस रोक नहीं पा रहा है। संख्या क्यों? ठीक है, वे एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। अब रूसी प्रचार इसे छुपा नहीं सकता। कागज पर यह युद्ध कुछ दिनों में खत्म होना था, इसलिए 2022 में रूस के पास विश्व की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में एक थी। और यूक्रेन तो कुछ भी नहीं था, उसके पास सोवियत काल के 100 से भी कम पुराने विमान थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीजें काफी बदल गई हैं। 2024 में यूक्रेन ने रूसी मिसाइलों में से 83% से अधिक को रोक लिया और अब वह रूसी रणनीतिक बम वर्षकों को उनके अपने क्षेत्र के अंदर ही नष्ट कर रहा है। और क्या आप जानना चाहते हैं कि वे यह कैसे कर रहे हैं? इसका जवाब एक ऐसे सिस्टम से शुरू होता है जिसे अजेय माना जाता था। मैं S-400 की बात कर रहा हूं। इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। रूस ने हमेशा इसे ऐसा सिस्टम बताया है जो आसमान में किसी भी चीज को गिरा सकता है, लेकिन यूक्रेन ने पता लगा लिया कि इसे कैसे नष्ट किया जाए, और उसने ये किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी तरह से योजना बनाकर किया। इस तबाही के पैमाने को समझने के लिए हमें ऑरिक्स के बारे में बात करनी होगी। यह एक स्वतंत्र विश्लेषकों का समूह है जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के साथ काम करता है। इसका मतलब है कि वे केवल उसी चीज को पुष्टि मानते हैं जिसे वे फोटो या वीडियो के जरिए साबित कर सकते हैं, न कोई अफवाह, न कोई प्रचार। अगर उनके पास नष्ट किए गए उपकरण की स्पष्ट तस्वीर नहीं है तो वे उसे बस नजरअंदाज कर देते हैं। इसी कारण ऑरिक्स के आंकड़े सैन्य अधिकारियों और विश्लेषकों में बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं, और ऑरिक्स ने कम से कम 18 S-400 लॉन्चरों के नष्ट होने की पुष्टि की है। अब इसे जरा सोचिए, इनमें से हर एक पूरा सिस्टम 500 मिलियन से $1 बिलियन के बीच आता है। लेकिन यूक्रेनी रणनीति सिर्फ लॉन्चरों को नष्ट करने से भी ज्यादा समझदार है। वे रडार पर हमला करते हैं जिससे पूरा सिस्टम अंधा हो जाता है। इन सिस्टम्स में 2 मुख्य रडार होते हैं। पहला बड़ा रडार बिग बर्ड कहलाता है। यह 600 किलोमीटर दूर तक लक्ष्यों का पता लगा सकता है। यह सचमुच सिस्टम की आंखें हैं। दूसरा रडार वह है जो मिसाइलों को लक्ष्य तक मार्गदर्शन करता है। इन दोनों में से किसी एक को भी नष्ट कर दो और पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। $1 अरब की कबाड़। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। यूक्रेनी इंजीनियर इन सिस्टम्स को अच्छी तरह जानते हैं। सोवियत संघ के दौरान यूक्रेन ने S-400 के पूर्वज को बनाने में मदद की थी। वे हर कमजोरी जानते हैं। आपको अंदाजा हो, अगस्त 2025 में एक यूक्रेनी ड्रोन ने क्रीमिया में ऐसे ही एक विशाल रडार को नष्ट कर दिया था। कुछ दिन बाद एक और हमला हुआ और फिर एक और। इन हमलों में से कोई भी यादृच्छिक नहीं है। ये रूसी रक्षा में एक विशाल छेद बना देते हैं, और जब आप एक छेद बनाते हैं तो आप वहां से ड्रोन और मिसाइलों को और भी कीमती लक्ष्यों को मारने के लिए जाने देते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यह रूस के लिए असंभव समस्या बनाता है। अगर वे कुछ नहीं करते तो यूक्रेन बिना रोक टोक हमला करता है। अगर वे उस छेद को ढकने के लिए एक और S-400 सिस्टम ले जाते हैं तो वे कहीं और एक और छेद बना देते हैं। ये खेल वे नहीं जीत सकते। अब जब आसमान ज्यादा खुला है, यूक्रेन ने रूस के अंदर गहराई तक हमला करना शुरू कर दिया है। लक्ष्य जैसे गोला बारूद के भंडार, सैन्य फैक्ट्रियां और एयरबेस। अब जरा सोचिए, रूस के पास सीमा के पास 20 बड़े गोला बारूद भंडार हैं और यूक्रेन उन्हें एक एक करके निशाना बना रहा है। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, विस्फोट इतने बड़े हैं कि उन्हें उपग्रहों के जरिए अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है।
इन हमलों का व्यवहारिक परिणाम बहुत कठोर है। ये रूसी सैनिकों के लिए मोर्चे पर तोपखाने की आपूर्ति काट देते हैं। लेकिन जो 1 जून 2025 को हुआ, उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। उस दिन प्रसिद्ध ऑपरेशन हुआ जिसे स्पाइडर वेब नाम दिया गया था। इसे कई लोगों द्वारा पूरी जंग का सबसे साहसी हमला माना जाता है। आपको अंदाजा हो, इस ऑपरेशन को योजना बनाने में 1 साल 6 महीने और 9 दिन लगे थे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद हर एक विवरण की निगरानी की और इसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी इसकी सूचना नहीं दी गई थी। पहले से ही योजना बहुत साहसी थी। एक साथ 5 रूसी एयरबेस पर हमला करना, जो 5 अलग अलग टाइम जोन में फैले हुए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, हमला रूस के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से किया जाना था। इस कारनामे को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने रूस के अंदर 117 ड्रोन तस्करी करके पहुंचाए। उन्होंने ये ड्रोन पूरे नहीं बल्कि टुकड़ों में ले जाकर ऐसा किया और फिर उन्होंने उन्हें चुपचाप दोबारा जोड़ा और आम मालवाहक ट्रकों के अंदर छुपा दिया। और जानते हैं सबसे ज्यादा कमाल की बात क्या थी जो यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस ने किया? उन्होंने एक फर्जी कंपनी बनाई और रूसी ड्राइवरों को काम पर रखा जिन्हें कुछ भी पता नहीं था। इन ड्राइवरों ने रूस में हजारों किलोमीटर तक ट्रकों को पहुंचाया, ये सोचकर कि ये कोई आम काम है। ये अपने आप में किसी जासूसी फिल्म की कहानी का हिस्सा हो सकता था। हमले के दिन जब ट्रक हवाई अड्डों के पास पहुंचे तो यूक्रेनी ऑपरेटरों ने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ट्रकों की छतें खुल गईं और फिर 117 ड्रोन छोड़े गए। एक लक्ष्य साइबेरिया में था जो यूक्रेन की सीमा से 4000 किमी दूर था। इतिहास में पहली बार यूक्रेनी हथियार इतनी दूर तक पहुंचे थे। हर ड्रोन की कीमत 600 से लेकर $1000 के बीच थी। ये ऐसे ड्रोन हैं जिन्हें आप इंटरनेट से खरीद सकते हैं, लेकिन यूक्रेन ने इन्हें ऐसी तकनीक से लैस किया है जिससे रूसी सिस्टम पूरी तरह बेकार हो गए। इस कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात तो अभी आना बाकी है। आखिरकार इतने साधारण ड्रोन रूस की सबसे उन्नत सुरक्षा प्रणालियों को कैसे भेदने में कामयाब हो गए? सबसे पहले ये ड्रोन एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसे आर्डू पायलट कहा जाता है। यह एक मुफ्त ओपन सोर्स प्रोग्राम है जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। यह प्रोग्राम ड्रोन को नेविगेट करने की अनुमति देता है, भले ही सभी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सिग्नल ब्लॉक कर दिए जाएं। यह मूल रूप से गति और दिशा के आधार पर स्थिति की गणना करता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे रेडियो द्वारा ब्लॉक करना असंभव है। दूसरे स्थान पर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रूसी विमानों की पहचान के लिए ट्रेन किया गया था। जानते हैं उन्होंने इसे कैसे ट्रेन किया? म्यूजियम के मॉडल्स और प्लास्टिक हवाई जहाजों की मिनिएचर से एआई ने विमान की पहचान और उसके कमजोर बिंदु पर निशाना लगाना सीखा। पंखों में ईंधन टैंक। खुद ड्रोन के वीडियो दिखाते हैं कि वे बमवर्षकों के पंखों पर सर्जिकल सटीकता के साथ उतरते हैं और फिर विस्फोट करते हैं। नुकसान विनाशकारी था। यूक्रेन का कहना है कि उसने 41 सैन्य विमानों को निशाना बनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 20 के हिट होने की पुष्टि की है, जिनमें से 10 पूरी तरह से नष्ट हो गए। रूस ने स्वीकार किया कि 5 ठिकानों पर हमला हुआ और कई विमानों में आग लग गई। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, इन बमवर्षकों को बदला नहीं जा सकता। वो फैक्ट्रियां जो इन्हें बनाती थीं, सोवियत संघ के खत्म होने पर बंद हो गई थीं। हर खोया विमान हमेशा के लिए जाता है, लेकिन यूक्रेन ने सिर्फ विनाश से कहीं आगे बढ़कर दिखाया। उसने इसे मनोवैज्ञानिक हथियार बना दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऑपरेशन की घोषणा के समय का चुनाव बिल्कुल सही था। जेलेंस्की ने उसी दिन इसका खुलासा किया जिस दिन उन्होंने शांति वार्ता के लिए इस्तांबुल में प्रतिनिधिमंडल भेजा। संदेश साफ था, हम बातचीत ताकत के साथ कर रहे हैं, कमजोरी से नहीं। यहां तक कि रूसी सैन्य विश्लेषकों ने भी इसकी तुलना पर्ल हार्बर पर हुए हमले से की। आकार के कारण नहीं, बल्कि उस झटके के कारण, उस विचार के कारण कि रूस में कोई भी जगह वास्तव में सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस ऑपरेशन का प्रभाव सिर्फ नष्ट हुए विमानों से कहीं ज्यादा है। इसने पूरी तरह से रूस अब अपनी वायुसेना का नया तरीका अपना रहा है। देखिए, जब आपकी एयरबेस लगातार खतरे में रहती हैं, जब आपके रक्षा सिस्टम एक एक करके नष्ट किए जा रहे हैं, तो आप अब वैसे ऑपरेट नहीं कर सकते जैसे आपने योजना बनाई थी। पहले रूसी लड़ाकू विमान नजदीकी हमले के मिशन करते थे, नीचा उड़ते थे, सीधे सैनिकों को समर्थन देते थे, लक्ष्यों की सटीक पहचान करते थे। अब
वे केवल दूर से ग्लाइडिंग बम गिरा सकते हैं, कई किलोमीटर दूर रहते हैं, बम गिराते हैं और भाग जाते हैं। ये बहुत कम प्रभावी है, उन्हें पास आने से डर लगता है, और जब रूस पीछे हटता है तो यूक्रेन आगे बढ़ता है। यूरोप द्वारा दिए गए F-16 और मिराज 2000 के साथ अब यूक्रेनी विमान उड़ान भर रहे हैं। आक्रामक मिशनों में वे पुलों को नष्ट करते हैं, आपूर्ति काफिलों पर हमला करते हैं, डोनबास के चारों ओर सड़कों को काट देते हैं। वे ठीक वही कर रहे हैं जो रूसी वायुसेना को करना चाहिए था। ये भूमिकाओं की अदला बदली है। यूक्रेन, जिसने युद्ध की शुरुआत लगभग बिना किसी आक्रामक वायु क्षमता के की थी, अब आसमान में खेल के नियम तय कर रहा है। और रूस, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी वायु सेनाओं में से एक थी, अब एक रक्षात्मक मुद्रा में फंसा हुआ है। यही है आसमान पर प्रभुत्व जमाने का मतलब। इस युद्ध ने एक और असहज सच्चाई दिखाई। संघर्ष सिर्फ इस बात पर नहीं है कि किसके पास ज्यादा हथियार हैं, बल्कि इस पर भी है कि कौन उन्हें खरीद सकता है। $1000 का ड्रोन 50 मिलियन के बमवर्षक को नष्ट कर देता है। यह 1 बनाम 50,000 का अनुपात है। $1000 का ड्रोन 350 मिलियन की अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को नष्ट कर देता है। यह 1 बनाम 3,50,000 का अनुपात है। $1000 का ड्रोन एक S-400 बैटरी को नष्ट कर देता है। $1 बिलियन बनाम 1 मिलियन, यही गणित रूसी अर्थव्यवस्था को तोड़ रही है। इस समय रूस सरकार के पूरे बजट का 40% रक्षा पर खर्च कर रहा है। देश की पूरी जीडीपी का 7.5%। और फिर भी ये विशाल निवेश उन ड्रोन द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिनकी कीमत एक सेकंड हैंड कार से भी कम है। और भी है, रूसी रक्षा उद्योग पतन की कगार पर है। इसमें कम से कम 1,60,000 कर्मचारियों की कमी है, जिसमें 1,20,000 इंजीनियर भी शामिल हैं। और जब वे नए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं तो उनमें से कई केवल रिटायर हो रहे लोगों की जगह लेते हैं। सरकार रक्षा कंपनियों को ऐसे अनुबंध स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही है जो उत्पादन लागत भी पूरी नहीं करते। कंपनियां घाटे में हैं, लोगों को निकाल रही हैं, गुणवत्ता घटा रही हैं, सिस्टम खुद बर्बाद हो रहा है। नागरिक विमानन में भी यही कहानी है। प्रतिबंधों ने पुर्जों तक पहुंच काट दी है और अब एयरलाइंस को दूसरे विमानों को उड़ाने के लिए कुछ विमानों को खोलना पड़ रहा है। इस बीच रूस ने 2030 तक 1000 से ज्यादा नए विमान बनाने का वादा किया है। सच जानना है, अब तक कोई विमान नहीं बना। 2024 की एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि रूसी वायुसेना युद्ध से पहले की तुलना में 75% से भी कम क्षमता पर काम कर रही है। स्थिति काफी जटिल है। वे हर साल सिर्फ घिसावट और रखरखाव की कमी के कारण 60 विमान खो देते हैं। दूसरी ओर वे हर साल केवल 23 नए विमान बना पाते हैं। जरा सोचिए, 60 विमान खो गए, 23 बनाए गए। गणना बिल्कुल मेल नहीं खाती। यहां तक कि रूस की मुख्य कमाई का स्रोत भी गिर रहा है, तेल और गैस। प्रतिबंधों और यूक्रेनी हमलों से रूसी रिफाइनरियों की आमदनी में 20% से अधिक की गिरावट आई है। इसके चलते क्रेमलिन को 2026 के लिए सैन्य बजट में कटौती की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरे शब्दों में वे मान रहे हैं कि अब वे खर्चा नहीं उठा सकते। इस दौरान यूक्रेन ने कुछ बिल्कुल अलग बनाया है। जहां रूस कुछ गिनी चुनी राज्य नियंत्रित विशाल फैक्ट्रियों पर निर्भर है, वहीं यूक्रेन ने ड्रोन बनाने वाली 500 से ज्यादा कंपनियों का एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क तैयार किया है। बड़ी कंपनियों से लेकर गैराज वर्कशॉप्स तक अगर एक नष्ट हो जाए, बाकी चलती रहती हैं। इन कंपनियों को कौन सी चीज जोड़ती है और साथ काम करने में मदद करती है? इसे डेल्टा कहा जाता है, एक क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यूक्रेनी सेना का दिमाग बनकर काम करता है। यह ड्रोन, सैटेलाइट, जमीन पर लगे सेंसर और मानव खुफिया जानकारी को एक ही स्क्रीन पर एकीकृत करता है। यह सब कुछ रियल टाइम में होता है। कोई भी सैनिक इसे अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकता है। जब कोई वर्कशॉप ड्रोन में कोई सुधार खोजती है तो यह जानकारी डेल्टा प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे नेटवर्क में साझा की जाती है। कुछ ही दिनों में कीव की रक्षा के दौरान यह सिस्टम रोजाना 1500 तक रूसी लक्ष्यों को प्रोसेस करता था। अब यह और भी विकसित हो गया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है ताकि एक साथ हजारों ड्रोन वीडियो का विश्लेषण किया जा सके और दुश्मन के उपकरणों का स्वतः पता लगाकर उनकी पहचान कर सके। यह सिर्फ हार्डवेयर की सेना नहीं है, यह सॉफ्टवेयर की भी सेना है। और क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका असली असर क्या है? देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते।
आइए हम यूक्रेनी क्षेत्र में रूसी प्रगति की तुलना करें। मार्च 2022 में उन्होंने 5 हफ्तों में 46,000 वर्ग मील पर कब्जा कर लिया था। अब यह संख्या घटकर प्रतिदिन 5.6 हजार वर्ग मील रह गई है। यह एक बहुत बड़ी गिरावट है, लगभग 99% की। F-16 और मिराज 2000 विमानों के दान के साथ अब यूक्रेन असली विमानों से हमला करता है, सड़कों को नष्ट करता है। यह रूस को रक्षात्मक मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर करता है और इसने शांति वार्ता में खेल बदल दिया है। पूरा विश्व देख रहा है और सीख रहा है। नाटो ने मान लिया था कि F-35 जैसे महंगे विमानों से उसे हवाई श्रेष्ठता मिलेगी, लेकिन यूक्रेन ने दिखाया कि सस्ते स्मार्ट ड्रोन से भी आसमान पर कब्जा किया जा सकता है। अब नाटो देश यूक्रेनी प्रशिक्षकों को नियुक्त कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम और रोमानिया तो यूक्रेनी डिजाइन वाले ड्रोन भी बना रहे हैं। चीन भी नजर रखे हुए है और उसकी सेना ताइवान को ध्यान में रखते हुए हर विवरण का अध्ययन कर रही है। मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं, लेकिन चीन इस युद्ध का गुप्त आपूर्ति करता है। वह ड्रोन के पुर्जे रूस और यूक्रेन दोनों को बेचती है। मैं फाइबर ऑप्टिक केबल, बैटरियां और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की बात कर रहा हूं। अगर इस युद्ध से कोई फायदा उठा रहा है तो वह चीन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने युद्ध के एक नए प्रकार का जन्म दिया है। एक निम्न ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र, पेड़ों की चोटियों से लेकर कुछ हजार फीट की ऊंचाई तक, जहां छोटे और स्मार्ट ड्रोन के झुंड का दबदबा है। पहले केवल महाशक्तियां ही दूर तक हमला कर सकती थीं। अब छोटे देश भी सस्ती तकनीक और नवाचार के साथ वही कर सकते हैं। इससे जो सीख मिलती है वह बिल्कुल स्पष्ट है। युद्ध का भविष्य सबसे महंगे हथियारों से नहीं, बल्कि सबसे स्मार्ट और फुर्तीली नेटवर्क से तय होगा। जो तेज नवाचार करता है वही जीतता है। पुराने नियमों को फाड़ दिया गया है और एक नया युग शुरू हो गया है। अब बताओ, इस कहानी में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या हैरान कर गया? कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर इस वीडियो ने युद्ध देखने का नजरिया बदला है, इस विषय में रुचि रखने वालों के साथ इसे शेयर करें और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।